शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। भारत साइंस में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इन पृथ्वी मिसाइलों में आसाबी गैस की भी एक खास मिकदार शामिल की गई है। जहां इस मिसाइल के धमाके का असर न पहुंच सकेगा, वहां ये आसाबी गैस पहुंचकर एक सेकंड में इंसानों को मौत की नींद सुला देगी। ये सुनकर एक दफा तो मेरा दिल बैठ गया। पाकिस्तान के इन दुश्मनों ने खाकिम बदहन पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करने का नापाक मंसूबा तैयार कर लिया था। अब ये मेरा फर्ज बन गया था कि इन मिसाइलों को एक एक करके तबाह करना है, खा इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ऊपर से मैंने बाल ठाकरे की तरफ देखकर खुशी से झूमते हुए कहा, सेनापति जी, मैं समझता हूँ कि ये मिसाइल पाकिस्तान पर जितनी जल्दी हो सके गिरा देने चाहिए, ताकि भारत माता का टूटा हुआ बाजू फिर से जुड़ जाए और भारत फिर से अखंड भारत बन जाए। बाल ठाकरे ने सिगार एस्ट्रे में मसलते हुए कहा, ये सब कुछ वक्त आने पर और मुनासिब मौके पर किया जाएगा। इसके लिए बांग्लादेश की तरह जमीन हमवार की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो बात मुझे और हमारे महकमा दिफा की खुफिया एजेंसियों को परेशान कर रही है, वो ये है कि दुश्मनों को किसी तरह हमारे इन मिसाइलों के मंसूबे और उसकी लॉन्चिंग पॉइंट वाले इलाके की खबर हो गई है और पाकिस्तान की खुफिया सर्विस के 2 जासूस जिला जालंधर के मिसाइलों वाले टीले के आसपास चक्कर लगाते पकड़े गए हैं। वो इस वक्त जालंधर छावनी की जेल में बंद हैं और उनसे उनके साथियों के बारे में पूछगिछ हो रही है। तुम मेरी सिफारिश पर भारत की महकमा दिफा की सीक्रेट सर्विस की तरफ से खास तौर पर इस मिशन पर भेजा जा रहा है कि तुम उस इलाके में घूम फिर कर ये मालूम करो कि पाकिस्तान का अगर कोई और जासूस वहाँ पर है तो वो किस जगह पर है, क्या वो अकेला है या उसके साथ दूसरे आदमी भी हैं। तुम्हें चूंकि हिंदी की गीता और वेदों के संस्कृत के अश्लोक ज़बानी याद हैं और तुम उर्दू भी पाकिस्तानी लहजे में बोल लेते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी जासूसी के जमाने में पाकिस्तान में देर तक रहने का मौका मिला है और मुझे बताया गया है कि तुम मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान की आयत भी ज़बानी बोल लेते हो। इसलिए इस काम के लिए खास तौर पर तुम्हें चुना गया है। तुम हिंदू सिखों के माहौल में जोगी सन्यासी बनकर और जिला जालंधर के मालीर कोटला के मुसलमानों के माहौल में सूफी बुजुर्ग बनकर उनमें घुल मिल सकते हो। जाहिर है ये पाकिस्तानी जासूस मुसलमान होंगे। जो 2 जासूस पकड़े गए हैं वो मुसलमान हैं, अगरचे उन्होंने पाकिस्तानी होने का एतराफ नहीं किया। इस वजह से उन लोगों का मालीर कोटला के किसी न किसी मुसलमान से जरूर राब्ता होगा। तुम्हें मालूम होगा कि मालीर कोटला में हिंदू मुस्लिम फसाद बिल्कुल नहीं हुआ था और वहाँ के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान नहीं गए थे, वो इसी तरह वहाँ रह रहे हैं। तुम्हें इन मुसलमानों के दरमियान एक मुसलमान फकीर दरवेश बनकर जाना होगा और पाकिस्तानी जासूसों का सुराग लगाना होगा, ताकि इससे पेशतर कि वो जासूस पृथ्वी मिसाइल के खुफिया लॉन्चिंग पॉइंट के बारे में पाकिस्तान की खुफिया सर्विस को पूरी मालूमात पहुंचाएं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझ गए होगे। मैंने उसे अपने ख्यालात से चौंक कर कहा, जी महाराज, बिल्कुल समझ गया हूँ। बाल ठाकरे बोला, अपने अपने वक्त पर तुम्हारे जिम्मे 2 काम लगाए जाएंगे। तुम्हारा पहला खुफिया मिशन मालीर कोटला के मुसलमानों में उन पाकिस्तानी जासूसों का पता लगाना है। इस दौरान जो 2 जासूस पकड़े गए हैं, तुम्हारी सिविल और मिलिट्री सीक्रेट सर्विस उनसे पूछगिछ जारी रखेगी। अगर उनसे हमें मुफीद मालूमात हासिल न हो सकी तो तुम्हारी दूसरी ड्यूटी और दूसरा मिशन ये होगा कि तुम्हें एक पाकिस्तानी मुसलमान जासूस की हैसियत से जो पकड़ा गया है, जेल में पहले से बंद पाकिस्तानी जासूसों के साथ कैद कर दिया जाएगा। महज दिखाने के लिए तुम पर थोड़ा बहुत टॉर्चर भी किया जाएगा। यूं तुम उनके साथ घुल मिलकर उन पर यह साबित करोगे कि तुम भी पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के आदमी हो और तुम्हें भी एक खास मिशन पर इस इलाके में भेजा गया था और तुम पकड़े गए थे। फिर तुम उनसे ये मालूम करने की कोशिश करोगे कि भारत में उनके दूसरे पाकिस्तानी जासूस साथी कहां कहां पर हैं। ये दोनों काम तुम्हें अपने अपने वक्त पर करने होंगे, मगर सबसे पहले तुम्हें सूफी दरवेश बनकर मालीर कोटला के मुसलमानों में जाना होगा। क्या तुम इस मिशन के लिए और भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हो? मैंने सीने पर हाथ रख कर कहा, सेनापति जी, मैं भारत माता की सेवा और भारत की अखंडता के लिए अपनी जान का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। आप हुक्म करें कि मुझे इस मिशन पर कब रवाना होना है। बाल ठाकरे के चेहरे पर एक ऐसी मकरूह हंसी नमूदार हुई जिसमें पाकिस्तान की दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई थी। उस वक्त मुझे इस हकीकत का एक बार फिर एहसास हुआ कि हिंदू के लीडर और उनकी हुकूमत वाकई पाकिस्तान की दुश्मन नंबर 1 है और वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को फलता फूलता और तरक्की करता नहीं देख सकती, बल्कि उसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। आप खुद मुझे बताएं, बल्कि ये सवाल भारत के दानिश्वर हिंदू सिखों से भी पूछता हूँ कि अगर उनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, अगर वो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं, तो
उन चंद एक दानिश्वरों की जाती राय पाकिस्तान को उनकी सरकार के बनाए हुए बुनियाद परस्तों के मिसाइलों से नहीं बचा सकती। इन चंद एक इंसान दोस्त हिंदू सिख दानिश्वरों की कौन सुनता है, और बहुत मुमकिन है कि एक मकाम पर आकर वो भी भारत की पाकिस्तान दुश्मनी और उसके पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम की हिमायत करने लगे, जैसा कि 65 की जंग में हुआ था। भारत के रवादारी पसंद और आजाद ख्याल दानिश्वर भी पाकिस्तान के खिलाफ रेडियो और दूरदर्शन पर तकरीरें करने लगे थे। ये तो एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की सलामती और उसमें बसने वाली आजाद कौम की सालमियत थी और उसकी बका का मामला है। कोई भी आजाद मुल्क ये गवारा नहीं कर सकता कि दूसरा मुल्क उस पर चढ़ाई कर दे, उसके शहरों को मिसाइलों से तबाह करना शुरू कर दे और उसकी अवाम रवादारी, भाईचारे और बैनुल-अक़वामी इंसानियत के गीत गाते रहें। ये तो कौमों की इज्जत व आबरू, गैरत और जिंदगी और मौत का मकाम होता है। और आबरूमंद जिंदा कौमें तो अपनी आज़ादी और अपने वतन की बका और सलामती के लिए जान की बाजी लगा देती हैं। फिर तो तख्त या तख्ते वाली बात होती है, या हम नहीं या दुश्मन नहीं। बाल ठाकरे कह रहा था, हर चौवाल में तुम्हारी घरवाली को हर महीने तुम्हारी तनख्वाह में से 3000 रुपए मिलते रहेंगे। तुम्हारे इस मिशन के लिए तनख्वाह 7000 रुपए माहवार तय हुई है। 3000 तुम्हारी बीवी को पहुंचा दिए जाएंगे, 4000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिए जाएंगे। तुम्हें एक खुफिया कोड नंबर दिया जाएगा। ये नंबर दिखाकर तुम भारत के किसी भी शहर में किसी भी पुलिस स्टेशन से मदद हासिल कर सकोगे। जिस बैंक में जाकर ये कोड दिखाओगे, तुम 10 से 20,000 रुपए तक फौरी हासिल कर सकते हो। भारत के किसी भी महकमे के इंडियन सिविल अफसर को ये नंबर दिखाकर तुम उसकी हर तरह की शहरी और सरकारी सहूलतें हासिल कर सकोगे। मैंने पूछा, सर क्या ये कोड नंबर किसी कार्ड की शक्ल में होगा? बाल ठाकरे ने कहा, नहीं, इसका कोई कार्ड नहीं होगा। ये खुफिया कोड नंबर तुम्हें ज़बानी याद करना होगा। इस नंबर का असर तिलिस्मी होगा। ये नंबर मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगा। ये नंबर खुद मुझे भी मालूम नहीं है। मैंने सवाल किया, ये मुझे कौन देगा महाराज? बाल ठाकरे बोला, ये नंबर तुम्हें दिल्ली में डिफेंस इंटेलिजेंस का महकमा देगा। डिफेंस इंटेलिजेंस का दफ्तर भारत के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में है और ये महकमा बराह रास्त भारत के प्रधानमंत्री के मातहत है। सारे मामला तय हो चुके हैं। तुम्हारी पासपोर्ट साइज तस्वीरें डिफेंस इंटेलिजेंस के ऑफिस में पहुंच चुकी हैं। तुम उसके इंचार्ज मिस्टर सुरेंद्र कोहली से जाकर बराह रास्त मुलाकात करोगे। तुम्हारे मिशन के बारे में वही तुम्हें गाइड करेगा। बाल ठाकरे बियर ग्लास में डालने के लिए रुका तो मैंने उससे पूछा, सर मुझे इस मिशन के लिए कब रवाना होना होगा? बाल ठाकरे ने अपनी मोटी शीशों वाली ऐनक नाक पर जमाते हुए कहा, तुम कल सुबह जनता एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली रवाना हो जाओगे। दिल्ली स्टेशन पर तुम्हें गंगा खाड़ीकर नाम का एक आदमी मिलेगा। वो तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ले जाएगा। तुम्हारे पास दूसरा कुर्ता पजामा है? मैंने कहा, जी हाँ, आज ही लॉन्ड्री से धुला कर लाया हूँ, वो पहन लेना। साथ कुछ और चीज ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। अब तुम जाकर आराम करो। सुबह ठीक वक्त पर रेलवे स्टेशन पहुँच जाना। उसके बाद बाल ठाकरे ने अपनी जेब से बटवा निकाल कर मुझे 200 रुपए दिए और कहा, ये तुम्हारे दिल्ली तक के सफर के लिए काफी होंगे। बाकी तुम्हें दिल्ली पहुंचने के बाद जरूरत की हर शय मिल जाएगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब जाओ। मैंने उठकर वहाँ के रिवाज के मुताबिक बाल ठाकरे के पाँव छूकर आंखों से लगाए और प्रणाम करके उल्टे पाँव कमरे से निकलने लगा तो बाल ठाकरे ने कहा, ये सारी बातें जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई हैं, टॉप सीक्रेट बातें हैं। इनको राज में रखना तुम्हारी ड्यूटी है। इनका किसी से जिक्र तक न करना। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज, ऐसा ही होगा। फिर मैं कमरे से निकल गया। मेरा क़याम बम्बई में शिवसेना के दफ्तर में ही होता था। वहाँ एक कमरे में रात को सोता था। कमरे में आकर चारपाई पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे एक इंतहाई नाजुक और इंतहाई खुफिया मिशन दिया गया है। जाहिर है उसूली तौर पर डिफेंस इंटेलिजेंस का कोई न कोई जासूस मेरी निगरानी पर भी मामूर किया जाएगा, जो मेरी नक्लो हरकत की निगरानी करेगा। ऐसा आम तौर पर होता था। ये भी मुमकिन था कि इस मिशन के लिए मेरे पीछे कोई जासूस न लगाया जाए, क्योंकि मेरा मिशन भारत के अंदर ही था। अगर किसी दूसरे मुल्क में होता तो भारत के सिफारत खाने का कोई न कोई आदमी जरूर मेरी निगरानी करता। बहरहाल हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार था। मैंने 2 फैसले दिल में कर लिए थे। पहला फैसला ये था कि मुझे उन दूर मार मिसाइलों की तनसीब और लॉन्चिंग पॉइंट के बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मालूमात मुहैया करनी थी, और दूसरा फैसला ये किया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इन मिसाइलों को उनके खुफिया डैम्प में ही तबाह करना था। मगर तबाह इस तरह करना था कि कोई हादसा मालूम हो या फिर वहाँ के किसी मुलाजिम की गफलत से ऐसा हो, मुझ पर किसी को जरा सा भी शक न हो। इसके अलावा मेरा अपना एक मिशन भी था। यह मिशन जालिंदर के बोर्ड वाले मंदिर में रूपोश सूरत के मुसलमानों के कातिलों भास्कर पाटिकर और शिवा को ठिकाने लगाकर सूरत के मुसलमानों के खून और मुसलमान खवातीन की बेहुरमती का बदला चुकाना था। मैं ये सारी बातें लाहौर में मलिक साहब और भट्ट साहब को खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए पहुंचाने के लिए बेताब था, मगर मेरे पास कोई ट्रांसमीटर नहीं था। इसके लिए मुझे अमृतसर अपने आदमी के पास जाना पड़ता और इसका मेरे पास वक्त नहीं था। मलिक साहब और भट्ट साहब का खुफिया कोड और फ्रीक्वेंसी
जैसी मुझे मालूम थी। मैंने सोचा कि भारत की खुफिया एजेंसियों के मरकज जा रहा हूँ, वहाँ जब भी किसी जगह मौका मिला और कोई ट्रांसमीटर हाथ आ गया तो मैं ये सारी खुफिया बातें मलिक साहब या बट साहब को पहुँचा दूंगा। इसी किस्म की बातों पर गौर करते हुए रात गुजर गई, फिर मुझे नींद आ गई। अगर मुझे ऑफिस का एक मुलाजिम आकर न जगाता तो शायद मैं सोया रहता और गाड़ी निकल जाती। दफ्तर की तरफ से किसी ने उसकी ड्यूटी लगा दी थी। जनता एक्सप्रेस बम्बई के दूसरे बड़े स्टेशन बोरी बंदर से 9:40 पर चलती थी। मुझे 7 बजे जगा दिया गया था। मैं उठकर नहाया, शेव की, लॉन्ड्री से आया हुआ खद्दर का साफ सुथरा कुर्ता पाजामा पहना, गले में कांग्रेसी वर्करों वाला खद्दर का थैला लटकाया। थैले में मेरा टूथब्रश, शेव का सामान और कॉपी पेंसिल थी। 100 के 2 नोट जो बाल ठाकरे ने मुझे दिए थे मैंने कुर्ते की जेब में रख लिए। ऑफिस से निकलकर बम्बई की एक 2 मंजिला बस में बैठा और बोरी बंदर पहुंच गया। बम्बई की सुबह मुझे शुरू ही से बड़ी अच्छी लगती थी। भारत का ये शहर अपने मौसम और खाने पीने की वजह से दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ की फजा भी भारत के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ एंग्लो इंडियन और पारसी काफी तादाद में आबाद हैं और बम्बई के गुजराती और मरहट्टा कल्चर के साथ साथ पारसियों और एंग्लो इंडियंस का कल्चर भी नुमाया नजर आता है। बोरी बंदर का स्टेशन जिन लोगों ने देखा हुआ है उन्हें मालूम होगा कि बड़ा शानदार स्टेशन है और यहाँ से भारत के मुख्तलिफ शहरों को गाड़ियाँ जाती हैं। जनता एक्सप्रेस वहीं से तैयार होती थी। 9 बजे खाली ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। उसमें कोई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास नहीं थी। सारे डिब्बों की कुर्सी नुमा सीटें एक जैसी थी। सिर्फ बर्थों की बुकिंग होती थी। ये बुकिंग 3-3, 4-4 दिन की एडवांस होती थी। मेरी बुकिंग न हो सकी थी। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं सीट पर ही सो जाने का आदी था। 9:50 पर ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली तक का सफर काफी तवील था। रास्ते में कई मशहूर शहर, जंगल और दरिया आए। सारा दिन और फिर सारी रात ट्रेन का सफर जारी रहा। दूसरे दिन शाम के वक्त ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं एक ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां से मुझे दूर से देखा जा सकता था। मुसाफिर ट्रेन से उतरकर अपने अपने सामान के साथ गेट की तरफ जा रहे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। इतने में एक दरमियानी उम्र का दुबला सा आदमी जिसने कमीज पतलून पहनी हुई थी मेरी तरफ आया। कहने लगा, आपका नाम धर्मचंद है? मैंने कहा, जी हाँ। क्या आप गंगा खाड़ीकर हैं? वो बोला, जी हाँ, मेरे साथ आ जाएं। स्टेशन के बाहर एक सरकारी स्टेशन वैगन खड़ी थी। आगे ड्राइवर बैठा हुआ था। खाड़ीकर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। स्टेशन वैगन चल पड़ी। खाड़ीकर ने कहा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, जी नहीं। दिल्ली के हिंदू भी बड़ी साफ उर्दू बोलते थे। वो कहने लगा, आपने बर्थ बुक नहीं करवाई? मैंने इसलिए पूछ लिया। मैंने कहा, बर्थ की बुकिंग नहीं हो सकी थी। वैसे मुझे सीट पर भी नींद आ जाया करती है और मैं आराम से सोता हूँ। खाड़ीकर हंसकर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मुझे पेश किया। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, इस वक्त सिगरेट पीने को जी नहीं जा रहा। स्टेशन वैगन दिल्ली की बारौनक और रोशन रोशन सड़कों पर से होती हुई शहर से बाहर निकल आई। फिर बड़ा फैशनेबल और शानदार बंगलों वाला इलाका शुरू हो गया। ये इलाका भी गुजर गया। उसके बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी ग्राउंड के करीब से गुजरी। उसके आखिर में एक तरफ एक 2 मंजिला इमारत थी जिसमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। स्टेशन वैगन उसके अहाते में जाकर खड़ी हो गई। अहाता भी खाली पड़ा था। खाड़ीकर ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, यहाँ आपके लिए एक कमरा बिल्कुल तैयार कर दिया गया है, मेरे साथ आइए। इमारत की पहली मंजिल के कोने पर एक कमरा था। खाड़ीकर ने चाबी लगाकर उसे खोला। अंदर से सेलन की अजीब सी बू आई। फर्श पर पुराना कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ बेड लगा हुआ था। सामने 3 आरामदेह कुर्सियां और दरमियान में गोल टेबल थी। खाड़ीकर ने गुस्ल खाने की बत्ती जलाते हुए कहा, यहाँ आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। अगर आपने खाना नहीं खाया तो मुझे बता दीजिए, मैं नौकर को कह देता हूँ, वो आपके लिए खाना ले आएगा। मैंने थैला बेड पर रखा और बैठ गया। जी हाँ, खाने का कह दीजिए, मगर मैं विष्णु हूँ, सब तरकारी खाऊंगा। खाड़ीकर हंस पड़ा, महाराज मैं भी विष्णु हूँ, फिक्र न करें, आपको दाल भाजी और सब्जी यहाँ बिल्कुल ताज़ा मिलेगी। अब आप आराम करें, मैं सुबह 9 बजे आऊंगा। फिर आपको मेरे साथ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट चलना होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। खाड़ीकर चला गया। दूसरे रोज वो दिन के 8:30 बजे मुझे लेने आ गया। मैं नाश्ता वगैरह करके तैयार हो चुका था। वहाँ से हम दिल्ली सेक्रेटेरिएट गए। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के दफातर भी वहीं एक अलग विंग में थे। खाड़ीकर मेरे साथ था। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बराह रास्त भारत के प्रधानमंत्री के मातहत था। उसकी इमारत के ऊपर भी भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। डिफेंस इंटेलिजेंस का विंग अलग था। जगह जगह बावर्दी गार्ड्स ड्यूटी पर खड़े थे। मुझे डिफेंस इंटेलिजेंस के वेटिंग रूम में बिठाकर खाड़ीकर चला गया। थोड़ी देर बाद आया और कहने लगा, धर्मचंद जी आइए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस का चीफ सुरेंद्र कोहली अपने शानदार कमरे में बहुत बड़ी मेज के सामने कुर्सी पर नीम दराज किसी फाइल पर कुछ लिख रहा था। हम कमरे में एक तरफ होकर बैठ गए। सुरेंद्र कोहली उधेड़ उम्र का ICS ऑफिसर था। चेहरे पर सिविल सर्विस के तजुर्बे की पुख्तगी
गई थी, आंखों पर नजर का चश्मा था, बालों में सफेदी आ चुकी थी। उसने फाइल एक तरफ रखते हुए हमारी तरफ देखा, आंखों में जहानत के साथ साथ मक्कारी और अय्यारी झलक रही थी। मुस्कुराए बगैर मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम धर्मचंद हो। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा न लगा, लेकिन मुझे इन लोगों से बहुत खुफिया राज हासिल करने थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, मेरा नाम ही धर्मचंद है। सुरेंद्र कोहली ने खाड़ीकर को बाहर जाने का इशारा किया, वो चला गया। सुरेंद्र कोहली कहने लगा, ठाकरे जी ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की है और ये भी बताया है कि तुम बहुत देशभक्त हो। मैंने कहा, महाराज, अपनी तो सारी उम्र देशभक्ति में ही गुजरी है, देश की सेवा करते गुजरी है। हम तो ऐसे मौकों की तलाश में हैं कि कब भारत माता को हमारी जान की जरूरत पड़े और हम उस पर अपनी जान भी बलिदान कर दें। डिफेंस इंटेलिजेंस का चीफ बड़ा खुश हुआ, मगर खुशी के तासुरात को उसने अपने चेहरे पर न आने दिया, बस गहरी नजरों से मेरा जायजा लेता रहा। कहने लगा, हम बाल ठाकरे जी के हुक्म पर यकीन करके तुम पर भरोसा कर रहे हैं। एक बात बाल ठाकरे जी ने भी तुम्हें बता दी होगी और मैं भी तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा मिशन खुफिया भी है और खतरनाक भी। इसमें सबसे जरूरी बात इस मिशन की राजदारी है। मैंने कहा, उसकी आप फिक्र न करें सर, सारी जिंदगी बड़ी राजदारी से भारत माता की सेवा की है। पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया था तो वहाँ भी अपनी जबान बंद रखी, कैसा कैसा टॉर्चर नहीं किया उन्होंने, मगर क्या मजाल कि मैंने भारत की सीक्रेट सर्विस का एक भी राज बताया हो। वो बोला, तुम्हारी फाइल में ऐसा ही लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारी फाइल को बड़े गौर से स्टडी किया है। उसके साथ ही वो कुर्सी से उठा और बोला, धर्मचंद, मेरे साथ आओ। उसके कमरे में एक दरवाजा था जिस पर पर्दा गिरा हुआ था। पर्दा हटाकर उसने दरवाजा खोला, हम दूसरे कमरे में आ गए। ये उसका रिटायरिंग रूम था। यहाँ भी दीवार पर गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगी थी। एक आरामदेह कुर्सी और सोफा सेट सलीके से रखा हुआ था। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मेरी फाइल वो दराज में से निकाल कर साथ ले आया था और उसे खोल कर गौर से पढ़ रहा था। कहने लगा, तुमने पाकिस्तान की खुफिया सर्विसेज का हेडक्वार्टर तो देखा होगा। मैं उसे कभी न बताता कि पाकिस्तानी खुफिया सर्विसेज का हेडक्वार्टर फलां जगह पर है। मैंने कहा, महाराज, ये मुझे मालूम नहीं, मैं तो बम लगाकर भाग रहा था कि धमाके के फौरन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुझे गोली लगी थी। 1-1.5 माह तक अस्पताल में पड़ा रहा। अस्पताल से फारिग हुआ तो फरार की तरकीबें सोचने लगा। एक रोज पेशी भुगतने जिला कचहरी जा रहा था तो मौका पाकर फरार हो गया। चीफ बोला, तुमने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है, वरना हमारे अक्सर आदमी पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं तो बस वहीं कैद में पड़े रहते हैं। उसने मेरी फाइल बंद करके एक तरफ रख दी, उठकर लोहे की अलमारी में से सुर्ख रंग की एक और फाइल निकाली और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फाइल मेरे आगे मेज पर रखकर खोली, एक खास सफा निकाल कर मुझे दिखाया। कहने लगा, ये सफा या प्रधानमंत्री ने देखा है या मैंने देखा है, तीसरे आदमी तुम हो जिसे ये सफा दिखाया जा रहा है। मैंने देखा कि ये नीले रंग का तय किया हुआ कागज था जो फाइल में लगा हुआ था। चीफ सुरेंद्र कोहली ने उसे खोल दिया। उस पर सफेद रंग की आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई थी। जगह जगह ऐसे हिंसे लिखे गए थे जैसे जमा तफरीक करके सवाल हल किए गए हों। कहने लगा, ये जालंधर से 15 मील दूर अमृतसर की जानिब उस गैर आबाद वीरान टीले का नक्शा है जिसके अंदर हमारे नए दूरमार पृथ्वी मिसाइल लगाए जाएंगे। नक्शे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर जाहिर मैं यही कर रहा था कि मैं नक्शे की एक एक लाइन, एक एक जाविये को पूरी तरह समझ रहा हूँ। वहाँ मुझे अपनी फर्जी महारत दिखानी थी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि असल जगह का नाम क्या है और ये किस गांव में वाक़ है। मैंने चीफ से पूछा, सर, इस जगह के आसपास कोई गांव भी है? चीफ ने नक्शा तह करके फाइल को बंद किया और बोला, इस टीले के दाएं जानिब 3 मील के फासले पर जोगीवाल एक कस्बा है। ये सिख जमींदारों का कस्बा है, उनसे हमें खबरदार रहना है। उन लोगों ने एक बार खालिस्तान के कुछ सिखों को अपने यहाँ पनाह दी थी, जिसके बाद कस्बे के 3-4 बड़े जमींदार गिरफ्तार कर लिए गए थे। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि खालिस्तान के सिख पाकिस्तान के हामी हैं और वो हमारे मिसाइलों के अड्डे के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यही जगह सबसे मुनासिब थी, वरना हम किसी दूसरी जगह मिसाइल फिक्स कर लेते। मैंने कहा, अगर इस कस्बे में कोई खास बात नजर आई तो मैं आपको फौरन खबर कर दूंगा। मैं इस कस्बे को अपनी नजर में रखूंगा। चीफ ने कहा, बस हम यही चाहते हैं। तुम्हें मालीर कोटला के मुसलमानों में घुल मिलकर पाकिस्तानी जासूसों की निशानदही के अलावा सिखों के उस कस्बे जोगीवाल की भी निगरानी करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम ये दोनों काम बड़ी खुश उसलूबी से करोगे। मैंने कहा, इसकी फिक्र आप न करें, ये मेरी ड्यूटी ही नहीं बल्कि एक देशभक्त और भारत माता की सुपूत की हैसियत से मेरा कर्तव्य है। चीफ ने उसके बाद फाइल लोहे की अलमारी में लॉक करके रख दी। उसके बाद दूसरे दराज का ताला खोला, उसमें से काले रंग की एक नोटबुक निकाली और मेरे करीब आकर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें भारत सरकार और अपने प्रधानमंत्री की तरफ से वो खुफिया नंबर देता हूँ
जिसको जरूरत पड़ जाने पर जाहिर करने से तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। ये नंबर दिखाकर तुम किसी सरकारी इदारे, किसी पुलिस स्टेशन, किसी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से मदद हासिल कर सकोगे। इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ ने एक कागज पर कॉपी में से वो तिलिस्मी नंबर उतार कर मुझे दे दिया। ये नंबर L-211/T था। मैंने ये नंबर इसलिए जाहिर कर दिया है और आपको बता रहा हूँ कि अब ये नंबर बेकार है। हर 2 साल के बाद वहाँ महकमे की तरफ से पुराना नंबर तब्दील कर दिया जाता है। चीफ सुरेंद्र कोहली ने कहा, तुम्हें ये नंबर जुबानी याद करना होगा। जुबानी याद करने के बाद तुम इस कागज को फाड़ कर इसे आग लगा दोगे। उसके बाद चीफ ने मुझे अपना खुफिया और खास टेलीफोन नंबर दिया और कहा, इस नंबर को भी तुम जुबानी याद करना। इस नंबर पर तुम मुझे मौजूद पाओगे। अगर फर्ज कर लिया कि मैं नहीं हूँगा तो तुम इस नंबर पर मेरे लिए पैगाम रिकॉर्ड करवा दोगे। तुम्हारा पैगाम मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के बाद मिल जाएगा। मैं 5 मिनट से ज्यादा इस खुफिया नंबर से अलग नहीं रहता। इस मिशन के दौरान तुम्हारा सिर्फ मुझसे राब्ता कायम रहेगा। सिर्फ मैं तुम्हें कोई खास ऑर्डर दे सकूंगा या तुम्हारी ड्यूटी में तब्दीली करवा सकूंगा। हमारी सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी तुम्हें किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं दे सकेगा। तुमसे किसी किस्म की बाज़पुर्स भी नहीं कर सकेगा। उसने मुझे अपना खुफिया नंबर भी लिख दिया और कहा, इस टेलीफोन नंबर को भी अच्छी तरह याद करने के बाद जाया कर देना, क्योंकि ये हमारी डिफेंस एजेंसी का बड़ा अहम और सीक्रेट नंबर है। मैंने कहा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, बेफिक्र रहिए। ये बताएं कि मुझे अपने खुफिया मिशन पर किस वक्त रवाना होना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।